अब हम इस लेक्चर में आगे क्या पढ़ेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कई बार जल्दबाजी में बच्चे भूल जाते हैं कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टोटल 4 है। क्या है? 4। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करो। नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपर ना बनाता हो, तो उसका तो प्रेशर कुछ आएगा नहीं, लेकिन दूसरे वाले का आएगा, लेकिन थोड़ा कम आएगा प्योर से। ये डिस्कस कर रहे थे ना। तो एक्सए का कोई रोल नहीं रहता, लेकिन एक्सबी का रोल रहता है। ठीक है, सॉल्वेंट का रोल रहता है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, कितना फ्रैक्शन डिक्रीज हुआ? जैसे मान लो ओरिजिनल पानी का अगर वेपर प्रेशर था 10, और अब अगर उसमें शुगर डाल दी तो अब आया 8, तो कितना डिक्रीज हुआ? 2। लेकिन फ्रैक्शन कितना डिक्रीज हुआ? 2 डिवाइड बाई 10। फ्रैक्शनल चेंज आता है ना। फ्रैक्शनल चेंज जानते हैं, एरर निकालते हैं डेल्टा एल बाई एल। ऐसी डेल्टा पी बाई पी ओरिजिनल। तो 10 से 8 हो गया, 2 का डिक्रीज हुआ, तो 2 डिवाइडेड बाई 10 इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिक्रीज। मैथ्स में से बोलते हैं। इसी को फ्रैक्शन को दूसरी भाषा में पता क्या बोलते हैं? रिलेटिव। क्या बोलते हैं? और कौन सा चेंज है? डिक्रीज वाला है ना, तो रिलेटिव लोअरिंग। डिक्रीज के लिए दूसरा वर्ड यूज किया है यहाँ पर स्पेशल, लोअरिंग। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्ट में बोलते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। तो पहली कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी कौन सी है? RLVP। बहुत आसान है। क्या मीनिंग है? डेल्टा पी बाई पी नॉट। अरे हाँ ना, क्लियर है। तो अभी लिखना कुछ नहीं, बस समझना। तो एक तो अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा पी, कितना प्रेशर डिक्रीज हुआ, डिवाइड बाई ओरिजिनल प्रेशर किसका? अब तो पी ए पी नॉट निकलना नहीं है। क्यों? अब तो सॉल्वेंट ही है ना। अंडरस्टूड है। किसका बात कर रहे हैं? सॉल्वेंट का। किसका? सॉल्वेंट का। अब ये कैसे लिखा जाएगा? पहले इनिशियल पी नॉट था, अब कितना बचा? पी डिवाइड बाई पी नॉट। ये फॉर्मूला है। अरे हाँ ना, क्लियर है? बोलो हाँ क्लियर है। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ, इसको मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात ध्यान से। कैसे? पी नॉट का वैल्यू पी नॉट होता है, और पी क्या आएगा? थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ज्यादा मजा आएगा। पहले भी इतना समझ में आया। और इसका जो फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अरे सर, सवाल सॉल्वेंट का चल रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्यों आ गया? वो अभी पता चलेगा थोड़ी देर बाद। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। हाँ हाँ, होता है, अभी निकालेंगे। दूसरा दूसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज। कई बार लोग बॉइलिंग पॉइंट को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना, वेपर प्रेशर घट जाता है, इसलिए वो कितना घट जाता है उसका? RLVP, उसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक होता है इंक्रीज। इंक्रीज नहीं, यहाँ थोड़े जैसे डिक्रीज को लोअर बोला है ना, यहाँ इंक्रीज को इन्होंने पता क्या बोला है? एलिवेशन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अरे हाँ ना, इसको बोलते हैं डेल्टा TB। बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीज हुआ? ये बड़ा आसान होता है। फॉर्मूला होता है KB इंटू मोलालिटी। KB क्या है? कांस्टेंट है, वो अपन पता चलेगा। अभी रुक जाओ, अभी तो बस एक ओरल समझा रहा हूं। तीसरा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट बोलो, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ बोला है डिक्रीज नहीं, डिप्रेशन। ये नया नया वर्ड है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम नेगेटिव में लिखते हैं, डेल्टा TF। ये KF इंटू मोलालिटी, भाई भाई एक ही जैसे फॉर्मूले। साला। चौथा, ओस्मोटिक प्रेशर। ये थोड़ा अलग है, ये समझाऊंगा क्या होता है। प्रेशर ही है ना। सिंबल इसका पता क्या है? पाई। क्या सिंबल है? पाई। तो पाई इक्वल टू CRT। CRT, T टेम्परेचर केल्विन में, R 8.314, और C क्या है? मोलारिटी, कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी। मजा है। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके लिए? 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
अब लेकिन ये जो चारों की चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ये किस कंडीशन में है? नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सॉल्यूट। और वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर सॉल्वेंट तोड़ेगा ना, और राउल्ट लॉ में दोनों का था, पीएपी भी था ना, राउल्ट लॉ में दोनों वॉलेटाइल थे, यहां पर एक वॉलेटाइल और एक, हेनरीज लॉ में क्या था? गैस और लिक्विड। क्लियर है? अच्छा, तो सॉल्यूट कैसा होना चाहिए? नॉन वॉलेटाइल। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये किसके लिए? ये फॉर्मूला अभी, इसके बाद फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। 4 4 नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट टूटना नहीं चाहिए, अगर टूटेगा तो फिर चेंज हो जाएगा आंसर। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जानते हो? एसिड, बेस और सॉल्ट को छोड़ करके। शुगर इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, टूटता नहीं। शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, है ना, ये सब। कौन से? जैसे कि शुगर, यूरिया, अरे हाँ ना, इस तरीके के। आपको यहाँ एसिड बेस नहीं दिखाई देगा सर, तो उसका क्या होगा? उसके फॉर्मूले में एक चेंज होगा। एक नए साइंटिस्ट ने उन्होंने फॉर्मूला दिया है, वेंट ऑफ फैक्टर। फॉर्मूला विल रिमेन सेम, ओनली इस फॉर्मूले में जो राइट साइड है ना, इसमें एक फैक्टर का मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। चिल करो, तो उसको मैं सेपरेटली सिखाता हूँ। कई बार टीचर के स्टार्टिंग से दोनों मिक्स करके सिखाते हैं। मैं कहता हूँ पहले नॉन इलेक्ट्रोलाइट सीख लो, इलेक्ट्रोलाइट में बस फैक्टर मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है? क्या ये आपको समझ में आया? तो 4 ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, तो कभी जोश-जोश में मत बोल देना कि फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं। चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डिप्रेशन, पूरा नाम बोलना है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर। क्लियर है? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब सबसे बड़ी बात है कि इन सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कहानी तो अलग-अलग है, लेकिन आरएचएस में सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट आ रहा है, राइट? कहाँ आ रहा है सॉल्यूट? मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट। अब मोलालिटी किसकी होती है? सॉल्यूट की। मोलालिटी किसकी होती है? सॉल्यूट की। मोलालिटी किसकी होती है? वो कॉमन सेंस की बात है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा 100 के ऊपर, ये तो डिपेंड करेगा आप कितना शुगर डाल रहे हो, उसमें कितना नमक डाल रहे हो। कम डालोगे कम बढ़ेगा, ज्यादा डालोगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का आप डेफिनेशन बताते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज, चेंज इन फिजिकल या वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज which only depends on number of particles of solute, number of particles of, क्योंकि यहां देखो शुगर है कि ग्लूकोज है कि यूरिया है, नहीं फर्क पड़ रहा है। नंबर क्या होता है? नंबर मतलब मोल, सब में मोल आता है, मोल 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 मोल। अब एक मोल डालूं, चाहे मैं शुगर का डालूं चाहे मैं यूरिया का डालूं, क्या फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? तो बोला मास, मास तो कभी कैलकुलेशन में आता ही नहीं है। मास तो कभी आता है कैलकुलेशन में? नहीं। हम कैलकुलेशन किस में करते हैं? मोल में। अरे हाँ ना। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अरे हाँ ना, तो टूटेगा भी नहीं। तो एक मोल किसी का भी हो, या फिर करो अलग अलग है तो नंबर ऑफ मोल्स इसके ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में आंसर डिफरेंट है। तो अब एक लाइन में सिंपली सुनना, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। खत्म। क्या बोला मैंने? क्योंकि हर जगह फॉर्मूले में आरएचएस में मोल आ रहे हैं। अरे हाँ ना, ठीक है। अरे हाँ ना, क्लियर, समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? हाँ, छाप लो। प्रेशर, तो फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है कि व्हेन नॉन वॉलेटाइल, लिखते जाइए साथ में, आपको सब पता है ना, ताकि आपको ये ना लगे सर ने एक बार छपा दिया। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट, in pure solvent its vapor pressure decreases, decreases। समझने के लिए चाहो तो आप एक चित्र समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ पर
ये क्या है अपना? ये सॉल्यूट है, कैसा है? नॉन वॉलेटाइल। लिखते जाइए। आप समझदार हैं ना हम क्या समझा रहे हैं? और ये क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है? इसका प्रेशर क्या होगा बेटा? पीबी नॉट मान लिया या पी नॉट मान लिया। एक ही इंसान है तो ए और बी लिखने की जरूरत नहीं। अरे है ना? सॉल्वेंट का ओरिजिनल प्रेशर क्या है? पी नॉट। लेकिन जब यहां पर वेपर बनेंगे, प्रेशर क्या होगा? पी। पी नॉट नहीं होगा, कम हो जाएगा। अरे हाँ ना? क्लियर? तो यहां पर जो सॉल्यूशन का, अभी पूरा सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का पी टोटल जो होगा वो क्या होगा? सिर्फ पी के बराबर होगा, पी ऑफ सॉल्वेंट। पी ऑफ सॉल्वेंट। जबकि हमने यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि भैया हमारा जो सॉल्यूट है उसका मैंने नाम ले लिया लेट से ए, और सॉल्वेंट का नाम ले लिया लेट से बी। ऐसे नाम देने के लिए दे सकते हैं। क्लियर है ना? बट पी ए पी बी क्यों नहीं लिख रहे? पता है ए तो है ही नहीं, बी का ही है। जो भी है यहाँ कहानी किसकी है? बी की है। हाँ, फिर भी सर हम क्यों लिख रहे हैं ए? ताकि मोल फ्रैक्शन वगैरह लिखते समय, है ना? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गई अपनी अंडरस्टैंडिंग कि ये होता है। तो कैलकुलेशन करना है तो कैसे करना है ना? अगर कभी आए भी ना डिफाइन आरएलवीपी, तो बस इंग्लिश लिखना, ये डायग्राम मत बनाना, सीधा यहाँ पे आ जाए। अब लिखो फ्रॉम राउल्स लॉ, क्योंकि सारा खेल तो कैलकुलेशन का राउल्ट लॉ से ही होता है। फ्रॉम राउल्ट लॉ क्या मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर पी जो यहां पर है वो किसका है? वो किसका है? सॉल्वेंट का ही है ना? वही सॉल्वेंट का ही किसका हो गया? सॉल्यूशन का हो गया। अरे भाई ये तो पिक्चर में ही नहीं है ना, तो जो भी है सॉल्वेंट का ही है, चाहे वो सॉल्यूशन बोलो चाहे सॉल्वेंट बोलो, एक ही बात है ना? तो P इक्वल टू क्या आप लिखना, ये लिखेंगे अपन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट। अरे फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन टाइम्स, तो ये प्रेशर किसका है? बी का है ना? ए तो नॉन वोलेटाइल है, ए का तो प्रेशर बनता ही नहीं है ना। बार बार चिल्लाओ, बार बार बोलो, कंफ्यूजन नहीं होनी। सर आप यहाँ बी क्यों नहीं लिख रहे? अरे समझदार के लिए सारा काफी, सब गेम किसका है? बी का है। तो अब बताओ, मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ? और बोलो हाँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, P इक्वल टू पी नॉट, अरे हाँ ना, माइनस एक्स ए पी नॉट। अब एक्स ए पी नॉट को मैं इधर ले आता हूँ, सब ड्राइंग है। पी नॉट माइनस पी, पी नॉट को डिवाइड में भेज देता हूँ। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। इसी को तो आरएलबीपी बोलते हैं, इज कॉल्ड आरएलबीपी, इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। एक्स ए क्या है? एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आगे देखो सॉल्यूट पर कहानी शुरू हुई थी एक्स बी से, बट आगे किस पे? क्लियर है? कई बार ऐसा होता है, जेई वगैरह वाले परेशान कर देते हैं, सॉल्यूट दो डाल देते हैं। एनसीईआरटी में डिस्कशन किसका है? एक का, बाइनरी का है ना? दो डाल दे, कोई बात नहीं, दोनों के मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स। वहां एक का मन निकालना, इसमें शुगर भी डाला नमक भी डाला, आप क्या करेंगे? एक मोल शुगर का, एक मोल सॉल्ट का, और 3 मोल पानी के, टोटल 5 मोल हुए। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कितना लिखा जाएगा? 1/5 की 2/5? 2/5 सारा सॉल्यूट। इसलिए इसमें लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट्स। कैसे लिखो? सॉल्यूट्स लिख देना। क्या लिख देना? जितने भी सॉल्यूट हैं, एक है तो एक, दो है तो दो। कई बार ऐसे बच्चों को लगता है मैं किसका लिखूं? भाई यहाँ पे सॉल्वेंट को छोड़ करके सब सॉल्यूट है, सॉल्वेंट को छोड़ करके सब सॉल्यूट। तो ये है हमारा आरएलवीपी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रखें, यही फॉर्मूला आपके काम आएगा।
आसान कर लिया जाता है। आप लोग तो खिलाड़ी हो ना फिजिक्स के, परसेंटेज लोअरिंग पूछ दिया तो 100 का मल्टीप्लाई कर देना, x a into 100। परसेंटेज लोअरिंग के लिए क्या हो जाएगा, x a into 100। चलो अब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इजी टॉपिक है ना, डेरिवेशन वेरिएशन निकाल लोगे। डेराइव एक्सप्रेशन फॉर RLBP ये लिख के छाप देना येलो कलर का, इजी है ना। यहाँ पीवी क्यों नहीं लिखा, अरे यार पीवी लिखो नहीं लिखो सब तो पीवी का ही है। जैसे तुम अब घर में जैसे साजल टम्बट अकेली है, सारा प्रॉपर्टी किसका है क्या बताएं, बताने की जरूरत ही नहीं, हमारे ही है। और कोई भाई बहन है ही नहीं, क्या कृषि रेट हो, अब तुम तो नहीं बोल सकती ना सारा तुम्हारा है, लॉजिकली बोल सकती है क्या, नहीं। अरे भाई ये भी है लाइन में। ऐसे ही इसके अंदर क्या है, जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, उसका प्रेशर बन ही नहीं रहा है, तो उसका लिखने का जरूरत ही नहीं है, तो सारा का सारा इसी का लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए सवाल करिए, एनसीईआरटी का सवाल पहले लेते हैं। आप सिर्फ लिखिए एग्जांपल नंबर 2.6 सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ चलो, तो सबसे पहले ना बेटा समझ लिया करो गिवन गया है ना, और पूछा गया है। तो हमसे पूछा गया है कि देखो भाई पहले प्रेशर था प्योर प्योर प्रेशर था बेंजीन का, या बेंजीन सॉल्वेंट हर बार पानी नहीं होता, प्योर बेंजीन का इतना है और सॉल्यूशन का हो गया इतना। देखो पेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब फाइनल, और फाइनल किसका होगा, सॉल्वेंट का ही होगा। नहीं आप घबरा जाए तो सॉल्यूशन का है, शुरू में सॉल्वेंट का गिवन है, बाद में भी सॉल्वेंट ही रहता है, शुरू में भी सॉल्यूशन के अंदर पहले भी सॉल्वेंट था अब भी सॉल्वेंट ही है, क्योंकि जो मारा अंदर डाला वो सॉल्यूट है, वो नॉन वोलेटाइल है, क्लियर है, उसका कोई मतलब नहीं। तो हमें समझ में आ गया कि ये भैया सवाल किसका है, तो इनिशियल प्रेशर गिवन है, फाइनल प्रेशर गिवन है। अरे हाँ ना, तो हमसे सवाल पूछा जा रहा है आरएलबीपी का, किसका पूछा जा रहा है, आरएलबीपी का। तो अब आरएलबीपी से मोलर मास कैसे निकालेंगे, अरे हाँ ना, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है भाई, मोल कॉन्सेप्ट चलता है, क्या चलता है, जैसे हेनरीज लॉ में चल रहा था। अब बताओ हमें गिवन किया है आरएलबीपी, तो हमें पता है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ऐसे लिखा करना न्यूमेरिकल में, है ना। पहले बताइए चमका आपको, सर कैसे समझ में आया, आरएलबीपी का सवाल है, जब भी इनिशियल और फाइनल प्रेशर दिया हो समझ जाओ आरएलबीपी है, क्या है आरएलबीपी। तो माइनस करो, आप लोग माइनस कर पाओगे, जल्दी बोलो कितना आएगा, 0 पॉइंट, समझदार हो कि रख के दिखाऊं, गधे तो नहीं हो ना। इनिशियल प्रेशर क्या है 0.8 अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना डाला 0.5 ग्राम, लेकिन सर इसका मोल्स तो पता नहीं है, तो मोलर मास मान लिया m, और बेंजीन का कितना है बेटा मोल 1/2 मोल। एक कॉन्सेप्ट और थोड़ा ध्यान से लिख लीजिए साइड में, यहाँ मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल में कि कई बार हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं ना, वो कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऐसे लिखते हैं ना। कई बार बेटा क्या होता है ना, ये वाला पार्ट हमें यहां से काटना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, क्यों, आपको समझदार हो, इफ स्मॉल, अगर क्या हो वो छोटा हो तो काटना पड़ता है, अरे हाँ ना, छोटा हो तो काटना पड़ता है। और ज्यादातर ये कहानी कहां पर छोटी हो तो काटना पड़ता है, ज्यादातर ये एनसीईआरटी में भी यूज किया गया है ना। नहीं तो यह बहुत दिक्कत हो जाती है ना सॉल्व करते समय, तो कभी कभी काटेंगे कभी कभी नहीं काटेंगे, आप सर क्या पता चलेगा, जब मोलर मास वगैरह पूछा हो तब मत काटना, क्योंकि अननोन है ना, और जब नोन हो तब काटना। अब अननोन का तुम भगवान तो हो नहीं, अरे ये सुनो, इफ स्मॉल पता है तो सर अभी याद कैसे आ गया, ऐसी याद आ गया, अभी जरूरत है, अभी नहीं जरूरत है, अभी नहीं काटेंगे, अभी नहीं काटेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखते समय थोड़ा ध्यान रखें, अगर Na का वैल्यू छोटा है तो सॉल्यूट को इग्नोर मार सकते हैं नीचे, ठीक है। चलिए यह बताओ यहाँ क्या इग्नोर मारना है, नहीं, और यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखेंगे, 0.5 ग्राम, बोलो हाँ। अब हमें मोल्स तो नहीं पता, मोल्स कैसे निकालते हैं, लेट्स से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज m, तो मोल्स आ गए, आप लोग पढ़े लिखे हो ना। अब नीचे क्या होगा, टोटल मोल्स, इसके मोल्स कितने हो गए सॉल्यूट के 0.5/m प्लस 39
बाई 78 उसके मोल्स। टोटल मोल्स ऐसे आते हैं ना, इसको सॉल्व करिए। ये हो जाएगा बेटा, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल 1/170, 1/0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2m। ये होता है 1/2m प्लस 1/2। हर जगह 1 है, हाँ सॉरी, हर जगह 1/2, 1/2, 1/2 सब जगह से कैंसिल। तो 1/170, 1/2 काटेंगे क्या बचेगा, 1/m। यहाँ क्या बचेगा, 1/m प्लस 1। अरे 1/2 काटा, 1/2 बन जा 1/2, 1/2, 1/2, 1 सही बचा ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/m प्लस 1 इज इक्वल टू 170/m। अरे हाँ ना, अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m को इधर, m को इधर ले आओ, m को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये m से मल्टीप्लाई होगा तो एक m हो जाएगा, ये m और 1 कितना हो जाएगा, 169। इग्नोर नहीं करना था, ठीक है, अननोन हो तो इग्नोर मत करना। तो m का आंसर कितना आ गया, 169। बट इजी, बट बड़ा अच्छा सवाल है ये, कई बार जेई में आ चुका है इस तरीके का सवाल नीट में, कि आरएलवीपी से वो मोलर मास पूछते हैं। क्या पूछते हैं, आरएलवीपी से मोलर मास पूछते हैं। क्या आपको ये सवाल समझ में आया, पक्के से आया। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा न्यूमेरिकल आपको 2 से 3 नंबर में मिलेगा। इजी न्यूमेरिकल है, समझ में आया, छाप लिया, छाप लिया। तब ये आप लोग को पता है ना, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ये है चेंज, ऊपर क्या लिखा है, चेंज अपॉन टोटल को बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज। अरे हाँ ना, फ्रैक्शनल चेंज या फिर रिलेटिव चेंज क्या बोलते हैं, जैसे हम एरर लिखते थे डेल्टा एल बाई एल, ऐसे ये क्या है, डेल्टा पी बाई, ये क्या है, डेल्टा पी बाई पी नॉट। अरे हाँ ना, इसका वैल्यू अगर परसेंटेज में गिवन है तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हो, पढ़े लिखे फिजिक्स के स्टूडेंट हो ना, ये गिवन। आप समझ में आया, मैंने इतना लंबा खींच के समझा दिया। अरे समझ में आया, बस खत्म। अरे हाँ ना, और यही किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आप समझ में आ गए, क्लियर है। अब यहां सॉल्व कर दीजिए, 0.8, मजा आया कि नहीं, 0.8। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या लिखते हैं बेटा, कैसे लिखते हैं, हमें मास पता ही नहीं कितना मास डाला, कैलकुलेट द मास, तो मोल्स कैसे लिखते हैं, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन, ऐसे निकाल लें, पिछली बार मोलर मास मिसिंग था, इस बार मास मिसिंग, तो मास ले लिया एम, मास अपॉन मोलर मास, और नीचे क्या लिखते हैं, टोटल मोल्स, तो मास अपॉन मोलर मास, सॉल्यूट के मोल्स, और सॉल्वेंट कितना है बेटा, ऑक्टेन, सॉल्वेंट कितना है, अरे हाँ ना, तो 114 कितना होता है ऑक्टेन का, 114 ही होता है। व्हाट इज ऑक्टेन, C8H18, C8, 10th क्लास का बच्चा जानता है, एल्केन है ना, 114। क्या समझ में आया, तो ये कितना हो गया, 0.8 m/40, नीचे m/40 प्लस 1। अरे हाँ ना, क्लियर है, अरे बोलो भाई, क्लियर है, मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो इधर 40 का एलसीएम एलसीएम लेके कर लो, 0.8 इधर ही कर लो, LH RHS में, तो 40 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ का 40 चला जाएगा, यहाँ का 40 चला जाएगा, और यहाँ m+40 हो जाएगा, 0.8 m, पढ़े लिखे हो ना, और 32, और ये हो गया m, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है m से, हाँ तो बस निकालो कितना आ गया आंसर, आएगा 160।
इसको सॉल्व किया 160 ग्राम। इजी न्यूमेरिकल्स है ना गाइस? अरे बोलो भाई, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया था ना। बस ये मान यही लोग करते नहीं एनसीईआरटी को सॉल्व, कौन ध्यान देता है कोचिंग में? स्टूडेंट तो साला स्कूल भी ध्यान नहीं देता। एनसीईआरटी में अच्छे अच्छे सवाल रहते हैं ना, वो आपको हमारे सारे केमिस्ट्री के नोट्स में मिलेंगे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सवाल नंबर 2.18 है ना। तो हमें अच्छा लगा, हमने कहा ये तो जेई डेटा जैसा सवाल है, तो हमने करा दिया आपको। ठीक है, क्लियर है गाइस? मजा आ रहा है? हो पा रहा है कि नहीं? 2.34 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का 2.34। अब की बार सिर्फ क्या पूछा है? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब फाइनल पी पूछा है। क्या पूछा है? फाइनल पी। तो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, तो पी नॉट। अब यहां फिर से गेम आ जाएगा, ये जानते हो ना। अब गेम फंस गया, सर पी नॉट नहीं पता। तो सुनो, ये याद रखो, ये कुछ डेटा ना पता होना चाहिए। अब एग्जाम में जाके ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं पता बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है ना। एग्जामिनर देगा नहीं। ऐसे कुछ कॉमन सेंस होना चाहिए। वाटर का ओरिजिनल वेपर प्रेशर होता है जब वो 1 एटीएम कितना होता है? 760। कितने एमएम में? 760। अरे हाँ ना, बट यहाँ तो गिवन है ना। अरे यार यहाँ तो गिवन है। 293 पे पूछा है, किसे पूछा है? 293 पे दोबारा से पूछा है ना। चलो कोई बात नहीं, बच गया आप लोग के लिए। अगर नहीं गिवन है तो आप 1 एटीएम 760 ऐसा मान सकते हो। ठीक है, अगर अगर टेम्परेचर कितना होता है यहाँ पे, लेकिन वो टेम्परेचर देते, मैंने ध्यान नहीं दिया टेम्परेचर कितना देते, 373 या 100 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर कितना होगा? बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर के बराबर। बट यहाँ तो उन्होंने गिवन है 293 पे कितना है? 20। कितना है? तो 20 माइनस पी डिवाइड बाई 20। ये ओरिजिनल का है ना, उसके बाद ऐड किया है ना, तो उसके बाद का मुझे निकालना। अरे बोलो हाँ ना। अब कितना बेटा मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो 20 डिवाइड बाई, बोलो हाँ, 20 डिवाइड बाई। अब पूछा गया है कैलकुलेट कितने, 480 ग्राम ऑफ वाटर, तो 480। अरे बोलो हाँ ना। अब यहाँ बताओ कितना आएगा? 20 माइनस पी डिवाइड बाई 20। यहाँ पे कितना है? 1/9। अरे हाँ ना, क्लियर। मैं तो आपको इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ, आप पूरे में 180 से मल्टीप्लाई ही कर दो। अरे हाँ ना, क्लियर है ना? क्या आ जाएगा? 20 स्वान दो ना 180। ये सब ना अगर लगा करें ना सिमिलर कुछ आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दिया करो। 180 से मल्टीप्लाई किया, देख रहे हो कितना सेक्सी तरीके से आ गया। अरे 180 से किया ना तो 10 बच जाएगा। अरे हाँ ना। अब मेरा बुद्धि ये कहता है, क्या कहता है मेरा बुद्धि, अगर मैंने ऊपर नीचे 20 से भी डिवाइड मार दिया ताकि आपको बता पाऊं कि मैं क्यों इग्नोर कर रहा हूं। अगर मैंने 20 से डिवाइड मार दिया ऊपर नीचे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 प्लस। अरे हाँ ना, क्लियर है। चाहो तो इस 1 को इग्नोर कर लो ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए, डेटा अच्छा बन जाएगा ना। इसको आप अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि आपको पता है 1/1 240, 1 बहुत ऊपर छोटा है, 240 से डिवाइड मारूं या 241 से मारूं, तो आप इसको, क्योंकि ताकि कट जाए ना जल्दी जल्दी, तो 1/240 मान लो तो आपको मजे आ जाएंगे, वरना आपकी जिंदगी थोड़ी सी प्रॉब्लम में जाएगी। अगर आपने ऐसा किया तो आपसे ऐसे 12 बार कट जाएगा। अरे हाँ ना, क्लियर है ना? तो फिर आपको यहां से सॉल्यूशन क्या मिलेगा? 20 माइनस पी इक्वल टू 1/12, इक्वल टू 1/12। ये मिला, तो बस पी का आंसर क्या आ जाएगा? 20 माइनस 1/12। अरे हाँ ना, तो 1/12 को आप डेसिमल में लिख लो, कितना होता है? 0.08 के आसपास आ रहा है, 0.08 के आसपास। वैसे 0.08 से थोड़ा बड़ा आएगा ना। अरे यस सुनो, बट क्योंकि 241 था ना, थोड़ा सा यहाँ आपने छोटा माना है, तो आंसर भी उधर थोड़ा सा छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा। 0.08 से थोड़ा ज्यादा, वैसे 0.08 कितना आएगा? 0.083 आएगा ना।
0.085 ले लो थोड़ा सा, 0.085। अब बताओ क्या ही चेंज आएगा। तो 20 माइनस 0.085, 19 पॉइंट, ये एनसीईआरटी के सवाल है, 19.915। ठीक है, 19.915। क्लियर है? ठीक है ना? अब इतना ही चेंज आएगा भाई, 293, 293। अब बताओ आधा आधा केजी पानी है ना, ऑलमोस्ट। अब आप खुद ही सोचो, आधा किलो पानी में 20 ग्राम शुगर, मतलब 2 स्पून शुगर डाल दोगे तो कितना ही चेंज आएगा थोड़ा। अरे यार आप देखो ना, एनसीईआरटी की ऐसी डेटाबेस आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया, यहाँ नहीं ध्यान दिया। कितना ऐड किया था? 0.5 ग्राम आपने ऐड किया, कितना डिजिट में चेंज हुआ? 0.005। हमारा फिर भी 20 ग्राम डाला ना तो कितना चेंज हो गया हमारा? हमारा चेंज हो गया डेल्टा पी 0.085। कितना चेंज हुआ? सॉरी, हाँ इतना ही चेंज हुआ ना, 0.085, वहां 0.005 था। तो ऐसा मत समझना रे कितना छोटा ही कम हुआ ना, इतना ही आएगा। अरे समझ में आ रहा है? क्या आप पेशेंस के साथ न्यूमेरिकल कर पाएंगे ना? चलिए बताओ। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, सेम लोअरिंग करनी, क्या करनी है? सेम लोअरिंग करनी है। अगर अगर क्या करें, क्या वेट पानी का डालूं 100 ग्राम वाटर में, अगर सेम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाए तो सेम लोअरिंग आएगा। लोअरिंग मतलब देखो, लोअरिंग और रिलेटिव लोअरिंग अलग अलग है, बट कई बार कहते हैं ना, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। क्योंकि डिवाइड बाई पी नोट करोगे दोनों में तो आंसर सेम आ जाता है, लेकिन लोअरिंग और रिलेटिव लोअरिंग अलग चीज है। कई बार गलती कहाँ हो जाती है, एग्जामिनर पूछता है लोअरिंग बताओ, क्या बताओ? तो लोअरिंग का फॉर्मूला एक होता है आरएलवीपी। तो आरएलवीपी तो क्या है, एक्स सॉल्यूट है ना। ये मैं बस बता रहा हूँ, फिर मैं बता दूंगा ना। ये है, बोलो हाँ। इसका तो ये लोअरिंग तो सिर्फ ये है ना, लोअरिंग मतलब सिर्फ चेंज। इसका फॉर्मूला क्या हुआ है, एक्स सॉल्यूट इनटू पी नॉट। ये पी नॉट ऊपर चला जाता है, निकालना था ये, निकाल के दे दिया ये, तो पढ़ना है ना। अभी तो वो ऐसा नहीं पूछा है, बट फिर भी मैं आपको जगाता जाता हूँ हर सवाल में कि भाई क्या हो सकता है इस सवाल के साथ और लैंग्वेज के साथ। तो लोअरिंग अगर सेम है तो रिलेटिव लोअरिंग भी सेम होगी, रेशियो वाइज। अरे हाँ ना, दो अलग अलग का है ना। अरे समझ में आ रहा है। आर एल वी पी, ये बोला है ना, ऑफ 1 इज इक्वल टू आर एल वी पी 2, बराबर आनी चाहिए, बोला ना। सेम लोअरिंग, तो लोअरिंग सेम होगी तो आर एल वी पी भी सेम होगा ना यार। अरे यार, समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? क्योंकि पी नॉट माइनस पी, पी नॉट माइनस पी, ये लोअरिंग होता है। डिवाइड बाई पी नॉट, डिवाइड बाई पी नॉट, आर एल वी पी हो जाएगा। तो पी नॉट से डिवाइड करने में दोनों से सेम आ जाएगा ना, क्योंकि पानी में ही डाल रहे हैं। किसमें डाल रहे हैं? हाँ, अगर और कोई सॉल्वेंट होता, एक पानी होता, एक मिल्क होता, तो हम आर एल वी पी नहीं लिखते, तो हम पी नॉट माइनस पी इसका और पी नॉट माइनस पी उसका निकालते। बट समझ में आ रहा है? अच्छा, तो यहाँ क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x1, जहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x2 बराबर होना चाहिए। तो पहले वाले में मुझे मोल फ्रैक्शन पता नहीं कितना होना चाहिए, अरे हाँ ना, तो मैंने मान लिया व्हाट वेट, मान ली m बाई 180 इज इक्वल टू m बाई 180 प्लस कितना, 100 ग्राम वाटर, 100 बाई 18। क्या समझ में आया? अगली बार मुझे पता है कितना है, 50 ग्राम। सेम लोअरिंग 1 ग्राम, अब की बार क्या है, 1 ग्राम ग्लूकोज, सॉरी यूरिया, 1 ग्राम यूरिया। अब की बार क्या, 1 ग्राम यूरिया, यूरिया का मोलर मास कितना होता है, 60, 1/60 प्लस 50 ग्राम डिवाइड बाई 1। क्या समझ में आया? तो ये ग्लूकोज डाला पानी में तो आर एल पी, उधर यूरिया डाला पानी में तो आर एल पी, बराबर आया। बताओ कितना मास डालूं इधर ग्लूकोज का, सॉल्व करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो ऐसे केस में बेटा क्या करा करें, 180 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करें और यहाँ 60 का कर दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, या एलसीएम का कर दिया करो इन दोनों का, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। 18 और 60 का क्या बच्चे बचेगा, 180 का कर दो।
अरे हाँ ना, इधर 180 तो 180 यही सब सेक्सी तरीके कैलकुलेशन के, वरना बच्चे गड़बड़ हो जाता है। 180 से किया तो m बचा, इधर m बचा, 180 से किया तो 1000 हो गया, ये सेक्सी हुआ। इधर 180 से किया तो 3 बचा, इधर 3 बचा, 180 से किया तो 500 बचा। आहा कितना मस्त है। अब आपको इग्नोर नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा कैलकुलेशन है। कितना है 503, तो हो गया आपका 503 बार m, इधर क्या हो गया 3m, तो कितना अच्छा आंसर आ रहा है, वही हो गया अपना 3000। 3000 है ना, तो m इक्वल टू 500, m इक्वल टू 6। लोगों को क्या कैलकुलेशन कभी कभी नहीं आती है सॉल्यूशन में, इसलिए उनको चैप्टर ही डिफिकल्ट लगता है। पता सबको होता है करना क्या है, बट कैलकुलेट करने में वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है उनसे, है ना। कि बार बार ऐसे ऐसे फ्रैक्शन बनते हैं ना, और 6वीं 7वीं क्लास से तो आप धीमे होते हो। क्लियर है। इन लोगों के एलसीएम से कर लिया करो, किसके, इसका एलसीएम 180, इसका तो 180, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लिया करो ऊपर नीचे, तो जल्दी सॉल्व हो जाता है। क्या हुआ तुमको, फीवर, कोल्ड आयो बहुत आदि, आप मत करना। एक सॉल्यूशन है, 30 ग्राम नॉन वॉलेटाइल है, 90 ग्राम पेपर प्रेशर इतना है, फर्दर 18 ग्राम और ऐड कर दिया गया, तो नया पेपर प्रेशर आ गया इतना। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बताओ और वेपर प्रेशर बताओ, 298 केल्विन पर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है 298 केल्विन। क्लियर। तो हमें प्योर वाटर का नहीं पता है, हमें सॉल्यूशन का 2 सिचुएशन पता है, सॉल्यूशन का 2 सिचुएशन में पता है। क्लियर है। तो सॉल्यूशन का मुझे 2 सिचुएशन में पता है। ओके ओके। तो देखो पहली सिचुएशन क्या है, 30 ग्राम 90 ग्राम पानी में, तब वेपर प्रेशर इतना है। उसके बाद फिर 18 ग्राम पानी और डाल दिया, क्या डाल दिया, पानी, तो वेपर प्रेशर इतना हो गया। अब सुनना ध्यान से, तो मैं अगर पहली सिचुएशन बोलूं, ताकि आप लोग, इसके बाद फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। पहली सिचुएशन क्या है, पी नॉट, अरे हाँ ना, पी नॉट, पहला सिचुएशन क्या है, पी नॉट माइनस P1, उसको P1 मान लो ना, पहली बार जो प्रेशर, अरे हाँ ना, पहली बार कितना आया, 2.8 किलो पास्कल आया ना, तो P नॉट माइनस P1 अपॉन P नॉट, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट X1। क्लियर है। अगली बार फिर से क्या लिखोगे, P नॉट माइनस, फिर से मिलाया कुछ और, बाई P नॉट। अरे बोलो हाँ ना, कुछ समझ पा रहे हो। ये P1 P2 क्यों बना रहे हैं कि 2 बार मिलाया ना, तो 2 बार अलग अलग आया, ओरिजिनल मुझे पता ही नहीं है कितना, वो तो निकालना है ना। ये है X2। क्लियर। यही तो गेम है ना। अब आप क्या करिए, स्मार्ट खिलाड़ी बनिए, ये सब सारा गेम होता है अप्रोच का, कि आप किस तरीके से सवाल को अप्रोच करेंगे। अब आप क्या करिए, इन दोनों को आप डिवाइड मार दीजिए, क्या मार दीजिए, डिवाइड। तो जैसे आप डिवाइड मारेंगे तो क्या होगा, P नॉट माइनस P1, P नॉट माइनस P2, ये सीख लेना। मतलब दोनों बार का डिफरेंस का रेशियो इधर आएगा। ये मैं अभी मैं आपको न्यूमेरिकल करा ही नहीं रहा, बस 2 केस को समझा रहा हूं। और जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है दोनों बार के केस में, अरे हाँ ना, कैसे लिखेंगे, पहले वाले में क्या आएगा, क्योंकि टोटल मोल्स चेंज हो रहे हैं, क्या हो रहा है, टोटल मोल्स चेंज हो रहे हैं, टोटल मोल्स सेम थोड़ी ना है, टोटल मोल्स चेंज हो रहे हैं। लेकिन दोनों केस में, अगर आप दिमाग से तेज हैं, मुझे नहीं लगता पे, दोनों केस में सॉल्यूट के मोल सेम है। ये समझा करो यार कि मोल कॉन्सेप्ट, दोनों केस में सॉल्यूट दूसरे बार में क्या चेंज थोड़ी ना किया, सॉल्वेंट चेंज किया। अरे यस और नो, तो इसका मतलब हो जाएगा, अब आप समझ ही जाओ। अब मुझे पता आप लोग नहीं कर पाए, बट समझ जाओ, चल लो समझ जाओ, तो समझ जाओगे, अब खुद ही काट दोगे ना। पहली बार में मोल फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा, 30 ग्राम डाला तो 30 बाई एम, मोलर मास 30 बाई एम। पता मेरे सॉल्यूशन आपको इतने आसान आसान क्यों लग रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आपको इतने ऐसे पढ़ाता हूँ कि डायरेक्ट वहीं सब्स्टिट्यूट करते हैं। किताबों में क्या है, वो एक एक करके निकालते हैं, लेट द मोलर मास बी एम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इतना, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इतना, पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन इतना, नाउ अप अगेन रिपीटिंग दिस फॉर केस 2, इतना इतना इतना, फिर इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, वो सॉल्यूशन ऐसे लिखे जाते हैं। हम लोगों ने किया, केस समझ लिया
हमारा सिंप्लीफिकेशन आपको पता ही, हम लोग डिवाइड में ज्यादा बिलीव करते हैं। चाहे दो केस होते हैं आज तक, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, दो सिचुएशन अगर सेम चीज के लिए दी, हम लोग क्या यूज करते हैं? डिवाइड रेशियो। तो हमने क्या करा, पहले वाला मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना? 30 ग्राम। अरे हाँ ना, 30 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। फिर 30 ये टोटल मोल्स क्या होगा? 30 बाई एम प्लस 90 बाई 18। क्या ये समझ में आया? अगली बार में क्या करेंगे? पानी ऐड किया है। क्या किया है? पानी। तो क्या सॉल्यूट चेंज हुआ? नहीं। क्या सॉल्यूट चेंज हुआ? नहीं। तो वे तो वही रहेगा 30 बाई एम, 30 बाई एम। पानी कितना हो गया? 90 का 108। क्या ये समझ में आया? अब आप खुद बताइए, मैंने क्या बोल रहा था मैं, क्या आप काट दोगे? उसके भी न्यूमरेटर में, इसके भी न्यूमरेटर में ये। अब आप सॉल्व करिए। अरे भाई, ये वाला पार्ट तो इसका हो गया। अब ये पी नॉट मुझे निकालना है, जो मुझे पता नहीं। अब यहाँ दो वेरिएबल आ गए ना। हायो, दो वेरिएबल आ गया सर। दो वेरिएबल है सर। सर जी, दो वेरिएबल है सर। पुट कर देंगे और क्या, एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। अभी तो फिलहाल ही बताओ। तो पी नॉट माइनस पी वन कितना है? 2.8। पी नॉट माइनस 2.9। इसमें क्या आएगा? ऊपर नीचे। अरे हाँ ना, बूम बूम क्या हो रहा है? ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 बाई एम प्लस 6। 30 बाई एम 5। क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। अब ये तो बहुत ही दुख वाली समस्या हो गई। अरे हाँ ना, ये सब डालने से सब इतना कचरा मैं नहीं कर सकता भाई। अरे हाँ ना, मैं कुछ और दिमाग लगाऊं। अगर मैं, ये तो यहां तक हम पहुंच गए, यहां तक तो हम पहुंच गए। बट यहाँ एक पी नॉट वेरिएबल, एक कैपिटल एम वेरिएबल है। हम पहले वाले केस में, अच्छा मोलर मास भी नहीं पता ना, किसी भी, एक बार हम ये भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन। अगर हम पहला केस सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? अगर हम इसको, हम ऐसे सॉल्व करते, ये वाले केस को सॉल्व अगर करते तो क्या आता जा रहा था? पी नॉट माइनस पी वन अपॉन पी नॉट एक्स वन मेरा वैल्यू कितना है वहां से? 30 बाई एम अपॉन 30 बाई एम प्लस 5। ये है ना। अब यहां से अगर मैं चाहूं तो वही पी नॉट का वैल्यू उठा के डालना पड़ेगा उधर, या फिर एम का वैल्यू डालना पड़ेगा। अरे हाँ ना, या मेरे पास एक ग्रेट इंडियन जुगाड़ है कि मैं 30 बाई एम की वैल्यू उठा के डाल दूं। क्या आसान रहेगा ना? 30 बाई एम, थोड़ी देर के लिए उसको मैं टी मान लेता हूँ। क्या वो आसान होगा कि पी नॉट निकालना आसान होगा? 30 बाई एम। तो देखो, ये सब मैथ्स का सवाल हो गया है ना। अब आज नहीं गाइस, इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या बोल लेता हूँ? टी बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? टी। इसको टी बोल दिया। तो पी नॉट माइनस पी वन, ठीक है,
इंटू टी प्लस 5 टाइम्स पी नॉट माइनस पी वन इक्वल टू पी नॉट इंटू टी। तो अभी पी नॉट इधर आएगा तो एक पी नॉट टी कट जाएगा। अरे हाँ ना, ये पी नॉट टी है ना और ये पी नॉट टी कट जाएगा। तो 5 टाइम्स पी नॉट माइनस पी वन, ये पी वन टी वन उधर जाएगा अपॉन पी वन इक्वल टू टी। तो ये आएगा अपने पास है ना 5 टाइम्स। इसको जरा सब्स्टिट्यूट करेंगे। अरे हाँ ना, 30/m की जगह, अच्छा 30/m की जगह तो क्या आएगा मेरे पास जरा तो, पी नॉट माइनस पी वन 2.8 लिखते जाता हूँ मैं ना, डिवाइड बाई पी नॉट माइनस 2.9। 30/m कितना है? 5 टाइम्स पी नॉट माइनस पी वन मतलब 2.8 बाई पी वन दैट इज 2.8 प्लस 6। ओ भाई साहब, इधर 5 टाइम्स पी नॉट माइनस 2.8 डिवाइड बाई 2.8 प्लस 5। ओहो, ऊपर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर नीचे सॉल्व वॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा। 2.8 5 जा कितना होता है 14 14 और ये भी 14 है, कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अरे हाँ ना, तो डिनोमिनेटर में ऊपर क्या बचेगा 2.8 6 जा 2.8 बचेगा, ऊपर बचेगा पी नॉट प्लस 2.8, नीचे बचेगा सिर्फ 5, अच्छा 5 पी नॉट, 5 पी नॉट नीचे बचेगा 5 पी नॉट, बाकी सब कट जाएगा। अरे हाँ ना, ठीक है। और ये पी नॉट माइनस 2.8 पी नॉट माइनस 2.9 इसको सॉल्व करेंगे भाई क्वाड्रेटिक। ए भाई ये मत कराओ हाँ यहाँ पे कंपोनेंट डिविडेंड लगा देंगे ना। अच्छा यहाँ, ओ यहाँ पर कहाँ, हाँ यहाँ पर ना, हाँ अरे हाँ 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 से पड़ेगा लेकिन जल्दी आएगा। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो का केस बन रहा है। कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे पहचान लेते हैं, जैसे ए माइनस बी टाइप हो और नीचे भी ए माइनस सी टाइप हो, मतलब ऊपर भी सेम चीज में से माइनस हो रहा है और नीचे भी सेम चीज में से, बट अभी हम लोग ऑलमोस्ट नियर पहुंच, बट क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा है ना। बड़ा अच्छी बात, चलो गुड गुड बात। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार नीचे वाले को ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐड। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सी एन डी कैसे लगाते हैं, नीचे वाले को ऊपर में ऐड करते हैं, तो नीचे वाले को ऊपर वाले में ऐड करें क्या आएगा 2 पी नॉट और ऐड करेंगे तो माइनस पी वन माइनस पी टू, तो माइनस पी वन माइनस पी टू डायरेक्ट बोलो कितना आएगा, ऐड करेंगे मतलब लिख दे तो माइनस पी वन माइनस पी टू, नीचे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसी में से, तो पी नॉट माइनस पी नॉट चला गया, माइनस पी वन माइनस पी टू तो क्या जाएगा पी टू माइनस पी वन। अरे समझ में आया ना। कंपोनेंट डिविडेंडो में क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर वाले में ऐड कर देते हैं जाके, और फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को आगे नीचे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अरे भाई जैसे ए अपॉन बी है ना, क्या करते हैं ए प्लस बी, ये होता है। अरे हाँ ना, ये होता है कंपोनेंट डिविडेंडो, ठीक है। अरे यस और नो, सेम काम वहां करेंगे, सेम काम आरएचएस में करेंगे, तो आरएचएस में ऊपर ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऊपर ऐड, तो 30/m कितना हो जाएगा 60/m प्लस 11, नीचे आके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से गया 1 बचेगा। अरे हाँ ना, क्लियर है ना।
अब हमें यहाँ पे से किसी एक को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूट। तो वो मिटवाया क्यों था? वो लिखा रहने देता। ठीक है, अभी भी मुझे m में रिलेशन आएगा, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60/m का वैल्यू तुम्हें चाहिए, यहाँ पे निकाला था ना मैंने। कितना आया था? 30/m का वैल्यू आया था कुछ। इसको सॉल्व किया था, क्या आया था? 5 टाइम्स, है ना। देख, ये बड़ा टफ सवाल हो गया, देख रहा एनसीईआरटी का सवाल। हाँ, अपॉन सॉल्विंग क्या आया था? पी नॉट, पी वन आया था, पी नॉट, पी वन आया था, इक्वल टू टी मतलब 30/m। तो 60/m के लिए 10 हो जाएगा। अरे हाँ ना, अरे हाँ ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो 2p0 ये होगा, इन दोनों का सम कितना होगा? 2.8 और 2.9 5.7। नीचे कितना होगा? डिफरेंस करेंगे 0.1। 60/m का वैल्यू कितना है? इस वैल्यू को हम निकाल भी सकते हैं, लिख लो 10 टाइम्स p0 माइनस 2.8 डिवाइड बाई 2.8 प्लस 11 प्लस, अरे भाई आधे लोगों ने तो गिव अप कर दिया होगा भाई, छोड़ो। हाँ, ये सवाल फिर छोड़ने ही होते हैं एग्जाम में। चल, अब क्या करें? 0.1 है ना, 10 से मल्टीप्लाई जाएगा, क्या जाएगा? 20p0 माइनस 57। समझ में आ रहा है? ऊपर 10 से 2.8 कि बेटा इधर 11 से उधर 10 बार, 11 बार और 10 बार, तो कितना आएगा? 10p0 और ये 10 बार 11 बार, तो 2.8। फिर से 2.8 रहेगा। 2.8 रहेगा, 2.8 रहेगा, तो 2.8 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। वही कितना हो जाएगा? 20p0। वो भाई साहब 28 का कितना हो जाएगा? 56। 56 माइनस 10 46p0, 46p0। ये सवाल है घिन चक्कर है। 46p0 उधर 28 एक बार, 57 बार, 56 इंटू, ये आंसर है। 46 से डिवाइड मार देना। वो भाई साहब 2.8 से थोड़ा बड़ा ही आ रहा है आंसर, है ना। वो आना चाहिए क्योंकि प्योर का थोड़ा ज्यादा होता है ना। आप लोग चेक करिएगा इसका एनसीईआरटी का आंसर, है ना। बुक लेके आते हैं आप लोग? नहीं, क्या? अच्छा, ऐड हो जाएगा। अरे हाँ यार, ठीक है, छोड़ देंगे इसको, नहीं करेंगे। मैंने भी बहुत समय बर्बाद किया, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर एग्जाम, बट अपन को पता होना चाहिए यार, ये सब थोड़ा उलझना आना। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज इन 100 mmHg, 60 ग्राम ग्लूकोज, इजी है ना। अरे हाँ ना, तो 100 प्योर का 100 है, ये पता है, निकालना है, डिवाइड बाई 100। RLBP ऐसे लिखोगे ना, प्योर का पता है, मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 60/18 डिवाइड बाई 174 ना करके जगह हम कुछ और डेटा ले लें। 18 से डिवाइड चला जाए, वैसे कर लोगे आप लोग। 18 से कुछ कुछ तो चला जाएगा, कट जाएगा ना। चलो, तो 100 माइनस पी अपॉन 100, 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे 60, नीचे 60, 1740, एक एक जीरो काट दो सबका। अरे हाँ ना, तो ये 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 तो हो जाएगा 1/30। अरे भाई, एक एक जीरो काटा, 6 और 174, 180, 6/180 कितना होता है? 1/30। और एक जीरो और काट दो, तो अब कितना हो जाएगा? 300 माइनस 3p।
इक्वल टू 10। अरे हाँ ना, तो 310, सॉरी 290 पी। क्लियर है? वैसे आंसर 100 से कम ही आना था, इजी है, कर लोगे आप लोग। 2% लेस देन, 2% लेस का मतलब है डिक्रीज 2% हो गया, मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। 2% हो गया, क्या हो गया? 2% लेस। तो आरएलवीपी की, अब पिछले वाले में क्या था बेटा, पढ़ना अच्छे से, 80% वाला जो सवाल था उसमें क्या था, इसमें डायरेक्ट वैल्यू क्या दिया था, रिड्यूसेस वेपर प्रेशर टू, या मैं आपको बताना भूल गया था, टू का मतलब फाइनल होता है, और ये वैल्यू क्या है, कितना चेंज हुआ है, रिड्यूसेस टू 80। किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये रिड्यूसेस टू है, रिड्यूसेस बाई नहीं। कई बार हम ऐसा डिस्कशन क्लास में कर चुके हैं, टू और बाई का मतलब डिफरेंस होता है, रिड्यूसेस टू मतलब 80% बचा है, तो रिड्यूस्ड बाई कितना हुआ, 20%, और रिड्यूस्ड बाई 80% मतलब रिड्यूस हो गया 80%। अरे हाँ ना, कितना आएगा फिर, 20 हो जाएगा, क्या जाएगा, 0.8 की जगह कितना हो जाएगा, अरे हाँ ना, यहाँ लिखा भी था देखो, फ्रैक्शनल चेंज, तो चेंज तो 80 नहीं हुआ ना, चेंज कितना हुआ, 20%, 0.2। हम्म, कितना राउंड फिगर आंसर आया था, तो थोड़ा सा दिमाग में रखने का, ठीक है, दिमाग में रखने का इस बात को, ठीक है, कि आपको जब भी परसेंटेज का डेटा गिवन हो, सो हैव टू रीड केयरफुली, कि रिड्यूसेस टू लिखा है, रिड्यूसेस बाई लिखा है, और आपके फॉर्मूले को क्या चाहिए, आरएलवीपी, इसको चेंज चाहिए, इसको क्या चाहिए, तो चेंज 20% से हुआ, क्या हुआ है, 20% से। सर आपको ध्यान कहां से आया, जैसे ये सवाल आया ना, तो मेरी आंख खुला, इसमें क्या डायरेक्ट लिखा है 2% लेस, तो लेस मतलब हुआ डिक्रीज, क्या हुआ, तो यहाँ पे पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, अरे हाँ ना, ये होता है फ्रैक्शनल चेंज, ये क्या है 0.02, 2% डिक्रीज, मतलब सीधा, वहां 80% बचा था, मतलब 20% डिक्रीज, इसलिए 0.2 था, 0.02। अरे बोलो हाँ ना, इसी को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसकी वैल्यू दी है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, यूरिया, यूरिया का मास डिवाइड बाई इसका मोलर मास, 400 ग्राम वाटर। अब आप सीख गए मेरी टेक्निक, पानी के साथ हम 180 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा 3m, ताकि हमें क्या नहीं करना पड़ता। अब देखो यार, अब ये आप समझदार खिलाड़ी बनेंगे, इसमें इग्नोर करना ही पड़ेगा, क्यों, 4000 का मल्टीप्लाई होगा कितना है, 2 जीरो कट जाएंगे, 80 हो जाएगा, बट ये कितना होगा, 0.06m इक्वल टू 3m, 80 इक्वल टू 2.94m, तो 2.94 से डिवाइड मारो, या फिर 3 से, देखो 3 से मारोगे तो 27 के आसपास आएगा, पक्की बात है ना, छोटे से मारोगे थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, वैसे 27 से थोड़ा कम ही आएगा, 3 से मारोगे तो अप्रोक्सीमेटली अपना आंसर कितना आएगा, 27 ग्राम के आसपास, 27 पॉइंट हम चिल्लर आएगा, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अगला टॉपिक लिखिए, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। खूब सीख गए ना सवाल, आरएलबीपी पर, कर लोगे ना, जोर से बोलो। हाँ, तो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो वही है अपन डेफिनेशन, व्हेन नॉन वॉलेटाइल solute is added
आवाज नहीं। इन प्योर सॉल्वेंट देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, है ना। क्यों इंक्रीज होता है? ड्यू टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। सारा गेम वेपर प्रेशर की वजह से हुआ। ठीक, तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, सॉरी सर, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट फ्रॉम, ये सब कहां से आया है? एक्सपेरिमेंट्स, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ये पता चला। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं डेल्टा टीबी, ये डिपेंड करता है मोलालिटी पर। किस पर डिपेंड करता है? बस इसका जो फॉर्मूला आया डेल्टा टीबी, ये केबी इंटू मोलालिटी, ये फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला, दिमाग ही नहीं लगाना। वेयर केबी क्या है? ध्यान सुनना, मोलल नाम क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। हर एक सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन बनाना चाहूं तो डेफिनेशन इसकी बहुत अच्छी बनेगी। अगर कोई बोले डिफाइन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, तो अगर केबी की वैल्यू, अगर मोलालिटी को 1 कर दिया जाए, मोलालिटी को 1 कर दिया जाए, तो जो डेल्टा टीवी का वैल्यू होगा वही केबी का वैल्यू होगा। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, इज इक्वल टू चेंज इन डेल्टा टीवी के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन, ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। एक मोलालिटी वाले सॉल्यूशन का अगर मोलालिटी 1 हो, अगर मोलालिटी 1 हो, तो मोलालिटी 1 हो तो जितना डेल्टा टीवी आएगा, मोलालिटी 1 हो, वही केबी होगा, वही केबी होगा। ठीक है, अगर इसके कोई यूनिट की बात करें, यूनिट की, तो सीधी इधर केल्विन है, इधर मोलालिटी है, तो केल्विन, बोलो हाँ ना, केल्विन। अरे है सुनो, मोलालिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी, तो केल्विन केजी आ जाएगा ऊपर, डिवाइड में आएगा ना, मोल अपॉन केजी, केजी आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा मोल, केल्विन केजी मोल। घबराना नहीं है, निकालना है फिजिक्स के जैसा, केल्विन केजी, केल्विन केजी मोल। इसको दूसरी भाषा में एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, चमका कुछ? अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो मैं समझा रहा था ना थोड़ी देर पहले, जैसे इधर होता है वेपर प्रेशर, इधर होता है टेम्परेचर। तो जो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ होता है वो आप ऐसे रट लो, है ना, किसी भी लिक्विड का जो ग्राफ होता है, एक्सपेरिमेंट्स है किसी को, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इस तरीके का ग्राफ होता है, इस तरीके का ग्राफ होता है। ये किसका होता है? प्योर सॉल्वेंट का। किसका? प्योर सॉल्वेंट का। उसके बाद अगर सेम ग्राफ खींचा जाए सॉल्यूशन का, तो थोड़ा वेपर प्रेशर कम बनता है ना, तो आप पैरेलल ग्राफ खींचना इससे नीचे, है ना। ये किसका है? सॉल्यूशन का। किसका? सॉल्यूशन। अब बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है जब 1 एटीएम प्रेशर हो जाए, तो मान लो 1 एटीएम यहां हुआ, तो 1 एटीएम यहां हुआ, तो उस समय एक कट कहां करेगा? टेम्परेचर को, टेम्परेचर को कट करेगा। हाँ, तो जब
प्योर था बेटा, प्योर, तो उस समय कट कहाँ किया? यहाँ। तो ये है ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं टीबी नॉट, रहेगा ना ओरिजिनल जो भी दिया हुआ टीबी नॉट। और जब यहाँ कट गया, ये क्या है? टीबी, जैसे पी नॉट था ना और पी था, और यहाँ से यहाँ जो इंक्रीज हुआ है, इसको बोलते हैं डेल्टा टीबी। क्या बोलते हैं? डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी क्या होता है? फाइनल टीबी माइनस इनिशियल टीबी नॉट, या इनका गैप। तो ग्राफ में इस तरीके से हमको बताना होगा।